नमस्कार। आप देख रहे हैं द इंडिया फाइल्स। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था, हमारी सोच और पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है 26 नवंबर 2008 की, लेकिन सच ये है कि 26/11 की कहानी 26 नवंबर से शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत सालों पहले होती है, भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक मिलिट्री संस्थान से, कैडेट कॉलेज हसन अब्दल। यह कॉलेज पाकिस्तान की मिलिट्री सोच, डिसिप्लिन और सिस्टम को छोटी उम्र से तैयार करता है। यहीं एक ही विंग में, एक ही छत के नीचे पढ़ते थे दो लड़के। एक का नाम था तहव्वुर हुसैन राणा और दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। दोनों दोस्त थे, अच्छे दोस्त। एक साथ पढ़ना, एक साथ ड्रिल करना, एक साथ हॉस्टल में रहना, सब कुछ साझा था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही दोस्ती आगे चलकर भारत के इतिहास के सबसे खौफनाक आतंकी हमले से जुड़ जाएगी। तहव्वुर हुसैन राणा शुरुआत से ही डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टम फ्रेंडली था। वह आगे चलकर पाकिस्तान की मिलिट्री में डॉक्टर बनता है। एक सम्मानजनक पोस्ट, एक सुरक्षित भविष्य। कुछ साल बाद वह एक कनाडियन नागरिक से शादी करता है और कनाडा शिफ्ट हो जाता है। वहां वह फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की एक वीजा कंसल्टेंसी कंपनी खोलता है। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, एक इमिग्रेशन बिजनेस, लीगल कागजात, ऑफिस, स्टाफ। धीरे धीरे इस कंपनी की ब्रांच टोरंटो, न्यूयॉर्क और शिकागो तक फैल जाती है। लेकिन यहीं से कहानी का एक छुपा हुआ हिस्सा शुरू होता है। दूसरी तरफ दाऊद सैयद गिलानी की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ रही थी। दाऊद का पारिवारिक बैकग्राउंड काफी प्रभावशाली था। उसके पिता सैयद सलीम गिलानी पाकिस्तान में ऊंचे ओहदों पर रहे थे और डिप्लोमेटिक सर्कल में उनकी अच्छी पकड़ थी। दाऊद की मां एलिस हेडली अमेरिका से थीं। यही वजह थी कि दाऊद के अंदर शुरुआत से ही एक ड्यूल आइडेंटिटी मौजूद थी। उसका रंग गोरा था, एक आंख भूरी और दूसरी नीली। पाकिस्तान जैसे समाज में यह शक्ल उसे हमेशा अलग बनाती थी। वह भीड़ में घुलता नहीं था, बल्कि भीड़ से अलग दिखता था। करीब 7 साल दाऊद पाकिस्तान में रहता है। इसके बाद वह अमेरिका चला जाता है, फिलाडेल्फिया, अपनी मां के पास। लेकिन अमेरिका जाकर भी उसका पाकिस्तान से संपर्क कभी खत्म नहीं होता। ड्रग्स, अवैध व्यापार और गैरकानूनी गतिविधियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। कई बार अमेरिकी एजेंसियां उसे पकड़ती भी हैं, लेकिन हर बार कानूनी खामियों या सिस्टम की कमजोरियों के चलते वह बच निकलता है। और यहीं दाऊद की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापसी का रास्ता लगभग खत्म हो जाता है। साल 2002 के आसपास दाऊद का संपर्क होता है लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद से। उस वक्त तक हाफिज सईद भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका था और अब वह कुछ ऐसा करना चाहता था जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान खींच ले। दाऊद, उसकी शक्ल, उसका अमेरिकी पासपोर्ट और उसकी इंटरनेशनल मूवमेंट हाफिज सईद को एकदम परफेक्ट लगती है। दाऊद को बताया जाता है कि उसे कश्मीर से जुड़े ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन असल में जो प्लान बन रहा था वह कहीं ज्यादा बड़ा था। लक्ष्य था मुंबई। दाऊद को पाकिस्तान बुलाया जाता है, मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर। यहाँ उसे इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद पीओके के मुजफ्फराबाद में एडवांस ट्रेनिंग, हथियार चलाना, सर्विलांस, मैप रीडिंग, सैटेलाइट फ़ोन और कोडेड कम्युनिकेशन। यह सब दाऊद को एक जासूस की तरह तैयार कर रहा था। कई बार दाऊद पाकिस्तान आता जाता है, हर बार लश्कर की लीडरशिप से मिलता है और फिर उसे एक बेहद अहम निर्देश दिया जाता है, अमेरिका वापस जाओ, अपना नाम बदलो। दाऊद सैयद गिलानी अब बन जाता है डेविड कोलमैन हेडली। नाम बदला जाता है, धर्म बदला जाता है, नेशनलिटी बदली जाती है और कुछ ही समय में उसे एक नया अमेरिकी पासपोर्ट मिल जाता है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तानी आईएसआई की मदद के बिना यह सब मुमकिन नहीं था। अब डेविड हेडली एक ऐसा चेहरा बन चुका था जिस पर किसी को शक नहीं होता, और यही चेहरा आगे चलकर मुंबई की रेखी करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी में आता है एक और नाम, अजमल आमिर कसाब। बड़े आतंकी हमले के लिए सिर्फ प्लानर और मास्टरमाइंड काफी नहीं होते, जमीन पर उतरने वाले लोग चाहिए होते हैं। और यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा नाम जो 26 नवंबर का सबसे पहचाना हुआ चेहरा बन गया, अजमल आमिर कसाब। अजमल कसाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा जिले के फरीदकोट गांव से था।
गरीबी, घरेलू तनाव और लगातार असफलताएं, यही उसकी दुनिया थी। साल 2005 के आसपास ईद के मौके पर घर में कपड़ों को लेकर झगड़ा होता है। कसाब गुस्से में घर छोड़ देता है। वह अपने दोस्त मुजफ्फर लल खान के साथ छोटी मोटी चोरी और फिरौती जैसे काम करने लगता है और इसी दौरान रावलपिंडी में हथियार खरीदने की कोशिश करते वक्त उसकी मुलाकात होती है जमात उद दावा के एक सदस्य से। यहीं से कसाब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लश्कर ए तैयबा ऐसे ही लड़कों की तलाश में रहता था, युवा, गरीब, अनपढ़, अविवाहित और जिनके पीछे कोई पूछने वाला ना हो। कसाब बिल्कुल इस प्रोफाइल में फिट बैठता था। कुछ ही समय में कसाब जैसे कुल 10 लड़कों को चुना जाता है। इन 10 को एक साथ रखा जाता है और शुरू होती है एक लंबी, निर्मम और सुनियोजित ट्रेनिंग। लश्कर की ट्रेनिंग 4 चरणों में होती थी। पहला चरण द्वारा-ए-सुफ़्फ़ा। इस फेज में धार्मिक कट्टरता भरी जाती है। सुबह शाम धार्मिक भाषण, कुरान की चुनिंदा आयतें और लगातार यह समझाया जाता है कि हिंसा ही जन्नत का रास्ता है। इस चरण में शरीर से ज्यादा दिमाग को बदला जाता है। दूसरा चरण द्वारा-ए-अम्मा। यह ट्रेनिंग मन सेहरा के पहाड़ी इलाकों में होती है। यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार असेंबल करना, मैप रीडिंग, सैटेलाइट फोन और कोडेड मैसेजिंग सिखाई जाती है। कई दिनों तक भूखे रखकर कठिन पहाड़ी रास्तों पर चलाया जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद इन लड़कों को कुछ समय के लिए घर भी भेजा जाता है ताकि वे नॉर्मल दिखें और किसी को शक ना हो। कसाब भी अपने गांव लौटता है और अपने दोस्तों को कराटे और फिजिकल ट्रेनिंग दिखाता है। तीसरा चरण द्वारा-ए-खासा। यह सबसे खतरनाक फेज होता है। पीओके के मुजफ्फराबाद के पास चिलाबंदी हिल्स। यहाँ एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। लगातार फायरिंग, ग्रेनेड, लाइव एम्यूनिशन और बिना खाए घंटों पहाड़ चढ़ना। कई लड़के इस फेज में टूट जाते हैं। कुछ भाग जाते हैं, कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन कसाब इन सब में टिकता है। चौथा और आखिरी चरण द्वारा-ए-रिबात। यह इंटेलिजेंस ट्रेनिंग होती है। अगर कोई पीछा करे तो क्या करना है, लोकेशन कैसे बदलनी है, कैसे शक से बचना है और कैसे आखिरी सांस तक लड़ना है। इस ट्रेनिंग के बाद 10 में से आखिरकार सिर्फ 10 ही फाइनल मिशन के लिए चुने जाते हैं। इन 10 को 5 जोड़ों में बांटा जाता है। हर जोड़े को एक अलग टारगेट और कसाब अपनी आक्रामकता और सहन शक्ति के कारण ग्रुप का अमीर यानी लीडर बनाया जाता है। अब जमीन पर उतरने वाले आतंकी तैयार थे, लेकिन हमला कहाँ होगा, कब होगा और कैसे होगा, ये तय करने के लिए जासूसी चाहिए थी और यही काम डेविड हेडली का था। 2006 से 2008 के बीच डेविड हेडली कई बार भारत आता है, हर बार एक आम अमेरिकी नागरिक बनकर। कभी वीजा कंसल्टेंट, कभी बिजनेसमैन तो कभी टूरिस्ट। मुंबई में वह घंटों ताज होटल, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरिमन हाउस और सीएसटी स्टेशन के आसपास घूमता है। वह फोटो लेता है, वीडियो बनाता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट नोट करता है, सिक्योरिटी गार्ड्स की मूवमेंट देखता है। ये सारी जानकारी वह पाकिस्तान भेजता है। हेडली सिर्फ लोकेशन ही नहीं देखता, वह यह भी नोट करता है कि कहाँ भीड़ ज्यादा रहती है, किस समय कम सिक्योरिटी होती है और किस रास्ते से भागना आसान होगा। एक बार वह पानी के रास्ते से भी मुंबई में एंट्री करता है ताकि समुद्री रूट की पूरी जानकारी मिल सके। यही वजह थी कि आतंकियों को बधार पार्क जैसे सटीक लैंडिंग पॉइंट पता थे। इसी दौरान हेडली मुंबई के कुछ लोगों से दोस्ती भी करता है, जिम में, पार्टियों में और सोशल सर्कल में। उसका मकसद था अगर कुछ गड़बड़ हो तो अंदर की जानकारी मिलती रहे। लश्कर की लीडरशिप हेडली की दी हुई जानकारी से पूरी प्लानिंग करती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती है, गूगल मैप्स पर रूट समझाए जाते हैं। हर आतंकी को ठीक ठीक बताया जाता है, कहाँ जाना है, किसे मारना है और कब तक लड़ना है। अब सब कुछ तैयार था, लोग, हथियार, प्लान और रास्ता। बस इंतजार था उस दिन का जब मुंबई को आतंक के हवाले करना था। सितंबर 2008 में एक तारीख तय होती है, लेकिन खुफिया इनपुट्स के कारण अटैक टाल दिया जाता है। और फिर आखिरकार नवंबर 2008 आतंकियों को कराची ले जाया जाता है। समुद्र के पास अजीजाबाद इलाके में एक सेफ हाउस। यहाँ उन्हें भारतीय कपड़े दिए जाते हैं, कलावा पहनाया जाता है, भारतीय सिम कार्ड, कैश, जीपीएस और सैटेलाइट फोन दिए जाते हैं और आखिरी निर्देश दिए जाते हैं, भीड़ में किसी को मत छोड़ना, विदेशी दिखें तो पहले निशाना बनाना। 21 नवंबर 2008 आतंकी छोटी नावों में बैठते हैं, फिर अल हुसैनी नाम के जहाज पर चढ़ते हैं।
समुद्र में पूरी रात का सफर। अगले दिन उन्हें एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव दिखती है, कुबेर। मदद का बहाना बनाकर वे नाव पर कब्जा कर लेते हैं। मछुआरों को मार दिया जाता है और आखिरी बार मुंबई की दिशा तय होती है। 26 नवंबर 2008। शाम ढल चुकी थी। दूर से मुंबई की इमारतें दिखने लगती हैं। कसाब और उसके साथी समझ जाते हैं मंजिल करीब है। और यहीं से 26 नवंबर की कहानी अपने सबसे खूनी अध्याय में दाखिल होने वाली थी। 30 नवंबर 2008 शाम का वक्त। अरब सागर में एक छोटी स्पीड बोट धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही थी। दूर से शहर की ऊंची इमारतें दिखने लगी थीं। कसाब और उसके साथी समझ चुके थे मंजिल सामने है। आतंकी भारतीय नाव कुबेर को समुद्र में ही छोड़ देते हैं। वे एक दूसरी स्पीड बोट पर सवार होते हैं और रात करीब 8 बजे के आसपास मुंबई के बदहवार पार्क कोलाबा के पास किनारे पर उतरते हैं। यह इलाका जानबूझकर चुना गया था। पास में मछुआरों की बस्ती थी, जहां अजनबी चेहरे ज्यादा शक पैदा नहीं करते। थोड़ी दूर चलने पर सीधी मेन रोड मिल जाती थी और वहां से पूरे मुंबई में जाना आसान था। जैसे ही आतंकी उतरते हैं, स्थानीय निवासी भरत मोरे उन्हें देखता है। वह पूछता है, कहां जा रहे हो? कसाब चिल्लाकर जवाब देता है, अपने काम से काम रखो। भरत मोरे पुलिस को सूचना देता है, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सूचना इतनी बड़ी साबित होने वाली है। आतंकी 5 जोड़ों में बढ़ जाते हैं। कसाब और इस्माइल सीएसटी स्टेशन, शोएब और नाजिर लियोपोल्ड कैफे, हाफिज और जावेद ताज होटल, इमरान और नासिर नरिमन हाउस और आखिरी जोड़ी ओबेरॉय होटल। हर जोड़ी को अपने टारगेट तक पहुंचने का पूरा रास्ता याद था। कसाब और इस्माइल एक टैक्सी पकड़ते हैं। रास्ते में वे ड्राइवर की सीट के नीचे एक टाइम बम सेट करते हैं। टैक्सी आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद विलेपार्ले के पास जोरदार धमाका होता है। निर्दोष लोग मारे जाते हैं। मुंबई में पहली बार आतंक की आवाज गूंजती है। अब बारी थी सीएसटी स्टेशन की। रात करीब 9 बज चुके थे। कसाब और इस्माइल स्टेशन के अंदर घुसते हैं। पहले वॉशरूम में जाकर हथियार तैयार करते हैं और फिर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। लोग समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कोई भागता है, कोई गिरता है, कोई मदद के लिए चिल्लाता है। कसाब गोली चलाते हुए हंस रहा था, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, लेकिन उनके हथियार इन आतंकियों के सामने बेबस साबित होते हैं। घोषणा की जाती है, सभी यात्री स्टेशन खाली कर दें। कुछ ही मिनटों में सीएसटी मौत का मैदान बन जाता है। कसाब और इस्माइल स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कामा हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह महिलाओं और बच्चों का हॉस्पिटल है। अंदर घुसकर वे गोलियां चलाते हैं, लेकिन लोग पहले से ही दरवाजे बंद कर चुके होते हैं। करीब 1 घंटे बाद वे हॉस्पिटल से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं। इसी बीच मुंबई एटीएस को सूचना मिलती है। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामते खुद मौके पर निकलते हैं। एक सफेद क्वालिस गाड़ी। जैसे ही गाड़ी कामा हॉस्पिटल के पास पहुंचती है, कसाब और इस्माइल झाड़ियों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में तीनों जांबाज अधिकारी शहीद हो जाते हैं। आतंकी उसी गाड़ी पर कब्जा कर लेते हैं। पीछे बैठे हेड कांस्टेबल अरुण यादव जिंदा होते हैं, लेकिन घायल होते हैं। वे चुपचाप सारी बातें सुनते रहते हैं। गाड़ी तेजी से भागती है, लेकिन एक बैरिकेड पर गाड़ी फंस जाती है। यहीं मुंबई पुलिस के एएसआई तुकाराम ओम्बले आगे बढ़ते हैं। वे बिना परवाह किए कसाब को पकड़ लेते हैं। कसाब गोली चलाता है। तुकाराम ओम्बले शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी बहादुरी से कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। इस्माइल हॉस्पिटल ले जाते वक्त मर जाता है। अब देश जान चुका था, ये गैंगवार नहीं, ये आतंकी हमला है। उधर ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरिमन हाउस में आतंकियों का कब्जा था। होटलों में आग लगा दी जाती है, हॉस्टेज बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स लगातार फोन पर निर्देश देते हैं। पूरी दुनिया टीवी पर लाइव ये सब देख रही थी और दुर्भाग्यवश यही लाइव कवरेज आतंकियों की मदद भी कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार केंद्र से मदद मांगती है। एनएसजी कमांडोज दिल्ली से रवाना होते हैं। देरी होती है, लॉजिस्टिक समस्याएं आती हैं, लेकिन आखिरकार ब्लैक कैट कमांडोज मुंबई पहुंचते हैं। 27 नवंबर, सबसे पहले नरिमन हाउस। हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतरते हैं। भीषण मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन निर्दोष लोगों की जान नहीं बच पाती। इसके बाद ओबेरॉय होटल।
कमांडोज एक एक फ्लोर क्लियर करते हैं, आतंकी यहां भी मारे जाते हैं। सबसे आखिर में ताज होटल, लगभग 60 घंटे का ऑपरेशन, आग, धुआं और गोलियों की आवाज। आखिरकार 29 नवंबर 2008 की सुबह ताज होटल को सिक्योर घोषित किया जाता है। इस पूरे हमले में 166 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, 300 से ज्यादा घायल होते हैं। भारत अपने कई वीर पुलिस और सुरक्षाकर्मी खो देता है। 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक सबक है और ये एक जिम्मेदारी है कि हम भूलें नहीं, कि हम सतर्क रहें और कि हम अपने वीरों को याद रखें। अगर आपको ऐसी गहराई से रिसर्च की गई सच्ची डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद हैं तो द इंडिया फाइल्स को सब्सक्राइब करें